नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 10 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे। बच्चे मैसेज करते हैं कि जो 70 बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर कोर्ट केस है उसका क्या हुआ। 18 तारीख को हियरिंग है नेक्स्ट और मुझे लग रहा है कि 18 में फैसला आ जाएगा। और कई सारे बिहार टॉप वगैरह न्यूज़ चैनल पर मैंने देखा कि वो लोग बोल रहे हैं कि सबूत नहीं दे रहे हैं। कुछ दिन पहले खान सर ने बोला था कि सबूत है हमारे पास। जो भी है, आपको घटनाक्रम सारा कुछ पता ही होगा। मैं क्या बोलूं इस चीज़ पर मुझे समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक बेसिक एथिक्स समझाता हूं। क्या है वो? जब बीपीएससी ने प्राइवेट टीचरों के साथ मीटिंग की थी उस दिन मैं ही इकलौता ऐसा टीचर था पूरे यूट्यूब पर बीपीएससी को लेकर, इसने बोला था कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। आप देखिएगा 30 नवंबर का जाके वीडियो। दूसरा, मैंने इसी कारण से बोला था कि ये एथिक्स के खिलाफ है। जब कोई कोर्ट में केस होता है ना, तो उस पर पब्लिक में कुछ भी अनाप शनाप बोलना, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। जो आचार संहिता है न्यायपालिका का, उसके विरुद्ध होता है। इसलिए वेट कीजिए, फैसला आएगा ही, आज न कल तो आएगा ही, और उसमें जो भी होगा स्पष्ट हो जाएगा। कृपया उसको लेकर मुझे मैसेज ना करें। मैं सबसे कम इन्फॉर्मेशन वाला इस क्षेत्र में शिक्षक हूँ। मुझे नहीं पता होता है, ना ही मेरे सोर्स हैं, ना कोई जान पहचान है इस तरह की, ना ही मैं इन्वॉल्व होता हूँ। पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज करते हैं तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ आपको। देखिए आज का क्या है, हेडलाइन क्या है। तो कल हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। कितने वर्षों के बाद, 12-13 वर्षों के बाद हमने ये जीता है। रोहित शर्मा कैप्टन थे और शानदार रही जीत। अद्भुत मैच था, शानदार मैच था। और क्या क्या आज हम लोग कवर करेंगे। मैच कहाँ पर हुआ है पता ही होगा आपको, यूएई में मैच हुआ है। ये सब चीज़ें कवर कर लीजिएगा। होस्ट कौन था इस बार? पाकिस्तान था होस्ट, लेकिन पहले ही वो भी बाहर हो गया और वहाँ से मैच भी बाहर हो गया क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं गया है। भारत ने बोला कि हम सुरक्षा कारणों से वहाँ पर नहीं जाएंगे। ओके, क्या क्या है आज के न्यूज़ आपके मेंस एग्जामिनेशन को लेकर, क्या क्या है या पीटी को लेकर। माधव नेशनल पार्क जो था उसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल भारत में मोटापे की समस्या पर में डिटेल बातचीत की है। कमेंट किया है, किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल न्यूज़ आया हुआ है, उस न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। एक रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे, समस्या समाधान को भी पढ़ेंगे, क्योंकि पीएम ने कमेंट किया है तो हो सकता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। उसके अलावा भारत सरकार एक सिंथेटिक प्रोटीन का निर्माण कर रही है। किसको दूर करने के लिए? तो कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए। उस टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। आज का जो अपना दूसरा वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को, जिनका मेंस एग्जामिनेशन, उनको पिछले 5-7 महीनों के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका मैं लिस्ट दे दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट आंसर के रिगार्डिंग प्रिपेयर कर लें, क्योंकि योजनाएं अब शॉर्ट आंसर में पूछी जाती है बीपीएससी के द्वारा। तो वो भी आपको दूसरा वीडियो जल्द ही आपको आज ही मिल जाएगा, 1-2 घंटे बाद ही मिल जाएगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या, माधव राष्ट्रीय उद्यान का टाइगर रिजर्व बनना है। सबसे पहला न्यूज़ आज का, मध्य प्रदेश का माधव टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा जाएगा आपसे प्रीलियम एग्जाम में कि माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है आपका कहाँ पर? तो एमपी में है। एमपी में कहाँ पर है? तो शिवपुरी जिले में है। एमपी का शिवपुरी जिला, आपने सुना होगा नाम, वहीं पर है ये। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व यानी कि 58th जो टाइगर रिजर्व है, ये कौन सा होगा? तो माधव टाइगर रिजर्व होगा, घोषित किया गया है। जिनका यूपीएससी एग्जाम है मई महीने में, आपसे विनती है कि कृपया इस तरह के हॉट टॉपिक को कभी इग्नोर ना करें। जिनका बीपीएससी एग्जाम है, हो सकता है आपसे प्रीलियम में पूछा जाए। क्या ये टॉपिक मेन से पूछा जाएगा? नहीं। बीपीएससी का ऐसा ट्रेंड नहीं है कि वो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, इन सब से मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे। प्रीलियम में आपसे पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 58 टाइगर रिजर्व है। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो माधव बना है। कहाँ पर है ये? तो ये एमपी में है। इसकी घोषणा 10 मार्च 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। स्थान व महत्व क्या है? यह रिजर्व शिवपुरी जिले में चंबल क्षेत्र में स्थित है। चंबल नदी का नाम आपने सुना है। भारत की सबसे साफ नदी जो है वो कौन सी है? चंबल नदी है। बहुत ही अद्भुत नदी है, शानदार नदी है। ये चंबल में स्थित है। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। कौन सा? तो यही माधव बन गया है। पहले यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के मध्य में बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता था। वर्तमान स्थिति और जनसंख्या, वर्तमान में इस रिजर्व में 5 बाघ हैं, जिनमें हाल ही में जन्मे 2 शावक भी शामिल है। 2023 में इस रिजर्व में 2 मादा बाघ सहित 3 बाघों को पुनर्स्थापित किया गया था, जो बाघ पुनर्जनन परियोजना का हिस्सा थे। यानी कि माधव टाइगर रिजर्व 9वां टाइगर रिजर्व होगा एमपी का। देश का 58th टाइगर रिजर्व होगा, शिवपुरी जिले में है, चंबल के क्षेत्र में स्थित है ये। सरकारी पहल और घोषणा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव
ने ट्विटर पर घोषणा किया कि भाई ये चीज़ है। और पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण यानी कि क्या होगा, तो भाई जीवों को, डाइवर्सिटी को संरक्षित करने में प्रयास होगा। बाकी चीज़ें तो न्यूज़ हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। भारत में टाइगर रिजर्व कैसे बनाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे, ये पता होना चाहिए आपको। हो सकता है स्टेटमेंट बनाकर ये पूछ ले। क्षेत्र की पहचान और सर्वेक्षण सबसे पहले क्या करती है एनटीसीए, सबसे पहले संभावित क्षेत्र की पहचान की जाती है जो बाघों के लिए उपयुक्त आवास हो। इनमें जंगल, पानी के स्रोत, शिकार की उपलब्धता, जैव विविधता जैसे कारक देखे जाते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है एनटीसीए, इसके द्वारा उस क्षेत्र का क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, सर्वेक्षण करके ये देखा जाएगा कि यहाँ पर पानी का स्रोत है कि नहीं। इसलिए देश में जो भी टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पर मैक्सिमम आपको 99% केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर नदी बह रही है कोई ना कोई। ठीक है, दूसरा आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर टाइगर के अलावा और भी जीव जंतु होते हैं, क्योंकि वो अकेले तो नहीं रहेगा, उसको भोजन भी चाहिए। उसका एरिया छोटा नहीं होता है, एरिया बड़ा होता है, क्योंकि उनको रहने के लिए अच्छे खासे जगहों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा चीज़ एक और मैं आज आपको एनालिसिस सिखाता हूँ। यूपीएससी ने पीटी एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा कि देश के 60% ज़्यादा टाइगर जो हैं वो टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं। यानी कि क्या देश में टाइगर रिजर्व के बाहर नहीं रहते हैं, सारे के सारे टाइगर रिजर्व में ही रहते हैं क्या? नहीं, आप सोचिए इस दिशा में, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये माधा टाइगर रिजर्व 2025 में घोषित किया गया है, क्या इससे पहले इसमें टाइगर नहीं रह रहे थे? घोषित अब इसको किया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि टाइगर जो है वो टाइगर रिजर्व के बाहर भी उनका आवास हो। और बहुत सारे देश में, अधिकांश में ऐसे टाइगर हैं जो टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपने इस तरह का मैप बनाया होगा भारत का, तो आप देखेंगे कि एक निश्चित सीमा के ऊपर, यानी कि एक निश्चित सीमा के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर आपको दिखेगा कि उन क्षेत्रों में कोई भी टाइगर रिजर्व भारत में वर्तमान में तो नहीं है। वहाँ पर स्नो लेपर्ड वगैरह दिखेगा, लेकिन टाइगर रिजर्व आपको नहीं दिखेगा। इस निश्चित सीमा के भी नीचे ही आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए एनालिसिस। क्या पता अगली बार पूछ ले आपसे, क्या पूरे भारत में टाइगर का जो बंटवारा है वो समान रूप से है क्या? नहीं, ये भी गलत है, समान रूप से नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है। तो ये एनालिसिस ध्यान में जरूर रखिएगा याद। बाघों की मौजूदा आबादी, उनके आवास की स्थिति, क्षेत्र की पारिस्थितिक क्षमता का आकलन किया जाता है। फिर प्रस्ताव तैयार किया जाता है। सर्वेक्षण के बाद राज्य का वन विभाग एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करता है। कौन करता है? स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, जिसमें क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने की आवश्यकता और औचित्य को दर्शाया जाता है कि क्यों इसको घोषित करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नेशनल पार्क जो होता है उसका सिक्योरिटी का लेवल अलग होता है। टाइगर रिजर्व होगा तो उसके संरक्षण का, उसके सिक्योरिटी का, सुरक्षा का मेजरमेंट अलग होता है, पैरामीटर अलग होता है, अलग तरीके से उसको संरक्षित किया जाता है। टाइगर रिजर्व अक्सर बहुत बड़े होते हैं और वो राज्य सरकार इसीलिए क्या करती है, किसी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में घोषित करवा सकती है, क्योंकि वहाँ वो बाघ रह रहे हैं, तो अब उनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। देखिए क्या है, प्रस्ताव में यह बताया जाता है कि टाइगर रिजर्व बनने से स्थानीय परिस्थिति और समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एनटीसीए को प्रस्ताव भेजना, राज्य सरकार द्वारा तैयार प्रस्ताव को एनटीसीए को भेजा जाता है। एनटीसीए भारत में बाघ संरक्षण के सर्वोच्च नियामक संस्था है, 2005 में स्थापित की गई थी ये। और एनटीसीए को पावर कहाँ से मिलता है? तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर का नाम आपने सुना है, 1973 में शुरू किया गया था। उसी के तहत जो संरक्षण के प्रयास के लिए एक्ट कई सारे बनाए गए, उसी से एनटीसीए को पावर मिलता है। जब किसी भी नेशनल पार्क या किसी भी स्थान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल कर दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है। एनटीसीए इस प्रस्ताव की समीक्षा करता है और उसके पश्चात से वो क्या कर सकता है, तो 1972 के अधिनियम के आधार पर इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर सकता है। यह प्रक्रिया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। टाइगर रिजर्व को दो मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है कोर एरिया, एक होता है बफर एरिया। देखिए, ये होता है टाइगर रिजर्व, तो सबसे भीतर का जो एरिया होता है ये होता है कोर एरिया। इसमें किसी भी गतिविधि को अलाउ नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं। यहाँ से आप एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी टूट के भी गिरा हुआ है तो वो भी नहीं उठा सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोर एरिया है, इसमें घूमने के लिए भी आप नहीं जा सकते हैं। बफर एरिया में ही आपने सुना होगा जंगल सफारी वगैरह बाहर के एरिया में ही होता है। कोर एरिया में कुछ भी अलाउ नहीं होता। हाँ, कुछ वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह या टाइगरों को बचाने के लिए कुछ चीज़ें अगर हमें वहाँ पर करनी है तो वही केवल अलाउ होता है, बाकी इसमें बाहरी कुछ भी अलाउ नहीं होता है। यहाँ से आप एक पत्ता भी नहीं उठा सकते हैं। तो ये कोर एरिया होता है। दूसरा होता है बफर एरिया। बफर एरिया होता है जिसमें जानवर रहते हैं, विचरित होते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें अलाउ भी होती है। बफर क्षेत्र कहा जाता है
जहां सीमित मानवीय गतिविधियां संरक्षण कार्य एक साथ किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार जब एनटीसीए के सुझाव पर किसी चीज को, किसी जगह को टाइगर रिजर्व घोषित करती है तो भारत सरकार का गैजेट ऑफ इंडिया जो है, राजपत्र जो होता है, उसमें इसको प्रकाशित कर दिया जाता है और उसके बाद ये क्या हो जाता है, टाइगर रिजर्व बनकर तैयार हो जाता है। स्थानीय समुदाय का पुनर्वास और सहमति। टाइगर रिजर्व बनने से पहले कोर क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय समुदाय, जनजातियों को पुनर्वास करना, पुनर्निर्वासित करना अनिवार्य होता है। यानी कि मान लीजिए कई सारे ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनके कोर एरिया में बहुत पहले से जनजाति लोग रह रहे हैं, तो उनको वहां से निर्वासित किया जाता है, कहीं और पर उनको बसाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण 1972 और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा भी उनको दिया जाता है। 2013 के तहत इन समुदाय को मुआवजा और वैकल्पिक आजीविका भी प्रदान की जाती है। आपने तो टाइगर रिजर्व उसको घोषित कर दिया, लेकिन वो जनजाति तो वहाँ पर 100 वर्षों से रह रहे थे, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, आपको आवास वगैरह देना पड़ेगा, उनको नौकरी वगैरह की सुविधा देनी पड़ेगी। प्रबंधन योजना व निगरानी। टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद एनटीसी और राज्य वन विभाग मिलकर एक प्रबंधन योजना, टाइगर कंजर्वेशन प्लान तैयार करते हैं और उसके हिसाब से टाइगर रिजर्व की सुरक्षा को देखते हैं। बाघों का पुनर्जनन फिर करते हैं। उसके बाद से फंडिंग होती है, संसाधन एलोकेट किए जाते हैं, किस प्रकार से इनको सुरक्षित किया जाए। बहुत सारे दुनिया भर के संगठन जो हैं वो भी इसमें मदद करते हैं। अगर आपको पीसीएस और यूपीएससी के लिए है तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट आप देख सकते हैं। कानूनी ढांचा, जैसे 1972 का एक्ट आप अलग से पढ़िएगा और एनटीसीए के दिशा निर्देश को अलग से पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, बाघ संरक्षण के लिए समर्पित है। टाइगर रिजर्व बनना न केवल बाघों की रक्षा करता है बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करता है, क्योंकि बाघ एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होता है, जिसके मौजूदगी से पूरे के पूरे पर्यावरण पर, वहाँ के पूरे डाइवर्सिटी पर प्रभाव पड़ता है। उसी को क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला स्पीसीज। एक बाघ के न होने से कोई नेशनल पार्क जो है वो असुरक्षित हो सकता है, तो एक बाघ के होने से वहाँ पर विविधता बनी भी रह सकती है। अगर टाइगर नहीं होंगे तो हिरणों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जिससे वहाँ पर फिर कुछ भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अगर टाइगर ख़त्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा उसके नीचे के जो स्पीसीज हैं उन सभी पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला स्पीसीज। एक छत्र होता है इनका जिनके सारे स्पीसीज सुरक्षित रहते हैं। अम्ब्रेला स्पीसीज का नाम सुना होगा आपने, की स्टोन स्पीसीज का नाम सुना होगा आपने, इंडिकेटर स्पीसीज का नाम सुना होगा। यूपीएससी वाले जो इकोलॉजी पढ़ते हैं उनको ये सब टर्मिनोलॉजी पता होगा। चुनौतियाँ क्या है, चुनौतियाँ सबसे बड़ा वही है, मानव वन्यजीव संघर्ष पैदा हो सकता है, जिसका ताज़ा उदाहरण कहाँ पर देखने को मिला है। मैं कॉपी पर लिखते लिखते थक जाता हूँ कि कोई भी पॉइंट लिखिए, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, जहाँ पर भी संभव हो एग्जाम्पल जरूर ऐड कीजिए। मानव वन्यजीव संघर्ष, पहला क्या आना चाहिए था, केरल। यहाँ पर देखा आपने, सरकार हाथियों से परेशान हो गई, टाइगरों से परेशान हो गई। इतने सारे मानव जीव संघर्ष खास तौर से हाथियों के उत्पात के कारण से देखने को हमें मिले। क्यों भाई, उनका आवास हमने ख़त्म कर दिया तो हमारे आवास पर आ रहे हैं। अवैध शिकार बहुत बड़ी समस्या है। स्थानीय समुदाय का पुनर्वास, अब जो वहाँ पर 200 वर्षों से रह रहा था, 1000 वर्षों से कोई जनजाति रह रही थी, आज आपने उसको बोला कि हम इसको संरक्षित करेंगे, आप यहाँ से निकलो, तो वो आपको यही तो बोलेंगे ना कि हम तो ऑलरेडी संरक्षित कर ही रहे थे, हम कौन सा नुकसान कर रहे थे, हमारे रहते ही तो यहाँ पर 10 टाइगर से 50 टाइगर हो गए। तो आप उनको अगर बाहर भगाओगे तो ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। वर्तमान स्थिति, भारत में 58 टाइगर रिजर्व है, सबसे नवीनतम माधव ही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या, इंडिया जो ओबेसिटी प्रॉब्लम, यानी कि भारत में मोटापे की समस्या जो है ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। आप में से भी कई सारे लोग तोंद लेकर बैठे होंगे, तो ये आपका इसलिए आप मोटापा नहीं है आपका, आप अनफिट हैं बस। क्यों होते हैं, बैठकर पढ़ना होता है तो हो ही जाता है, उसको लेकर कभी टेंशन मत लीजिएगा। एक बार नौकरी लगने के बाद ना आपका हर चीज़ अच्छा होने लग जाता है, तो उन सब चीज़ों की कभी टेंशन मत लीजिएगा कि शरीर खराब हो रहा है, फेस खराब हो रहा है, बाल खराब हो रहे हैं, ये सब नहीं। पढ़ने के दौरान केवल पढ़िए, उसी का केवल टेंशन लीजिए। ये ओबेसिटी की समस्या सोशल इशू है, एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है। आप लोगों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ अभी कंडीशंस अलग हैं। ये समस्या इसलिए बन गई है, ये असमानता को भी दिखाता है। कोई खाते खाते फटा जा रहा है, कोई बिना खाए मरा जा रहा है।
तो ये भी एक समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर कमेंट किया है और रिपोर्ट भी एक आया था जिसमें बताया गया है कि भारत में ये समस्या बहुत बड़ी समस्या हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने ये कमेंट किया था कि इस एक समस्या के कारण बहुत सारी डिजीजेज पैदा होती हैं। आपने सुना होगा कि मोटापे बीमारियों की जड़ होती है, ये शब्द सुना होगा आपने, तो ये चीज़ वास्तविकता में होता है। इसी को लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कमेंट किया, तो हम उसी कारण इसको डिटेल पढ़ रहे हैं। आप देख ही रहे कितना बड़ा सा ये एनालिसिस करके इन्होंने डाला है। भारत में मोटापा और अधिक वजन वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिससे बच्चे और किशोर भी शामिल है। जिसमें मेनली क्या है ना कि एक उम्र के बाद ठीक है, फिर भी होता था पहले अगर आपने देखा हो तो शायद ही कोई आपको मोटा दिखता होगा अपने आस पड़ोस से, लेकिन आजकल ये कॉमन होता जा रहा है। खासतौर से बच्चे और युवा भी जो हैं वो भी इस चीज़ से क्या है तो परेशान हैं। लेसेंट के अध्ययन के अनुसार, अब देखिए यहाँ पर ये आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है तो वहाँ पर आप इसका दे सकते हैं। 2021 में भारत में 44 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त थे, जिनमें 8.1 करोड़ बच्चे और किशोर शामिल थे। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर बच्चे और किशोर युवा अगर शामिल हो जाएंगे इन चीज़ों में जिनको फिट होना चाहिए, तो फिर ये समस्या और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी। 1990 से 2021 तक मोटापे की दर में 244% का इजाफा हुआ है। 244% से बढ़ गया है ये समस्या। जैसे जैसे भारत के समाज में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, 1990 लिखा हुआ आपके दिमाग में ट्यूबलाइट जलना चाहिए था। 1990 के बाद क्या हुआ है तो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी लिबरल हुई है, वैसे वैसे हमारा हेल्थ भी क्या होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। क्यों हुआ है ये? तो खान पान में बदलाव हो गया है। हमारे हर खाने को गंदा बताया जाता है, बाहरी हर खाने को अच्छा बनाया जाता है। रोटी चावल दाल तक को ख़राब बता दिया जाता है और बाहर के हर चीज़ को अच्छा बताया जाता है। खान पान में जो हम पहले खाते थे पारंपरिक रूप से, उन चीज़ों को छोड़कर दूसरी चीज़ों पर निर्भरता बढ़ गई है। रूटीन से नहीं खाना भी इसका एक समस्या हो सकता है। मोटापे से प्रभावित समूह, ये एनालिसिस शानदार है, कृपया इस पॉइंट का उपयोग करें जहाँ भी संभव हो। जैसे जैसे भारत में जब से एलपीजी आया है, भारत की इकॉनमी जब से बढ़ना शुरू हुआ है, तब से भारत में मोटापा भी बढ़ना शुरू हुआ है। 250% करीब में इजाफा हुआ है। बच्चे और किशोर 5 से 14 वर्ष के बच्चों में 2021 से भारत में लड़कों में मोटापा 13.5 मिलीमीटर, लड़कियों में 12.4 मिलीमीटर 1990 की तुलना में वृद्धि हुआ है। वैश्विक रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर लड़कों में और चौथे स्थान पर लड़कियों में। बाकी सारे रैंकिंग में भारत नीचे रहता है, इन रैंकिंग में हम ऊपर आ गए हैं। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? लेसेंट का रिपोर्ट आया है, मुझे 2-3 दिन पहले ही पढ़ाना था, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं बच्चों के लिए। फिर कल प्रधानमंत्री जी ने कल परसों में इस पर कमेंट किया। उन्होंने बोला कि बहुत सारी बीमारियों का जड़ जो है वो यहीं से शुरुआत होता है, और जो कि वास्तविकता है। अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगा कि अब ये पढ़ा देना चाहिए। क्या पता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा बीपीएससी में पूछी जाती थी, क्या पता ये भी पूछ ले। युवा पुरुषों में मोटापा इतना बढ़ा है, युवा महिलाओं में भी मोटापा बढ़ा है। भारत इस आयु वर्ग में मोटापे के मामले में तीसरे स्थान पर है। वयस 25 वर्ष से अधिक में अगर आप देखेंगे तो 2021 तक 1990 से 2021 तक पुरुषों में मोटापा 47 लाख से बढ़कर 103 लाख और महिलाओं में 53 लाख से बढ़कर 112 लाख तक हो गया है। 1990 की तुलना में अभी में वर्तमान में 2 गुने से भी ज़्यादा का बढ़ गया है। 2050 तक यह संख्या 2 गुनी होने की संभावना है। यही वो चीज़ है जो एक तरीके से क्या हो गया है, पैंडेमिक का रूप ले रहा है। हम जिस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं वो समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। 1990 के बाद मोटापा बढ़ने के साथ शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, बीपी के पेशेंट हद से ज़्यादा बढ़े हैं, हार्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, अस्थमा के, हर चीज़ के पेशेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों ऐसा हुआ है उसका हमें कारण देखना पड़ेगा। मोटापे के वैश्विक आंकड़े, वैश्विक स्तर 2021 में 271 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त थे, जिसमें चीन पहले स्थान पर, फिर भारत है, फिर ब्राज़ील है, रूस है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया और मिस्र का स्थान आता है। कारण क्या है इसका? अब यहीं पर कारण पर आ जाइए। पहला कारण क्या है? उच्च कैलोरी वाले फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि हुई है। उच्च कैलोरी वाले फास्ट फूड, अगर आप एक बार फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, फास्ट फूड का मतलब क्या होता है? जल्दी से प्रिपेयर होकर, और जो मार्केट में आप खाते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें फास्ट फूड आते हैं। जो डीप फ्राई होते हैं, अक्सर जो डीप फ्राई आप करते हो, जिनको खूब जला के तेल में फ्राई करते हैं, पकौड़े हो गए, वो सारे के सारे किस में आते? फास्ट फूड में आते हैं। दुनिया में इससे घटिया कुछ भी नहीं होता है। खाने में अच्छा लगता है, लेकिन ये हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।
आपको ये चीज़ समझना चाहिए। आपको लगता है एक बार खाने से क्या हुआ, लेकिन आपके शरीर की बैंड बज जाती है। दिखता नहीं है, दिखता असर बाद में है, और वो असर दिख रहा है आंकड़ों में भी। तो उच्च कैलोरी वाले फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि हुई है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, भारतीय खाद्य पद्धति जो है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खाद्य पद्धति है, लेकिन वो चीज़ें पीछे छूट रही है। क्यों? क्योंकि जीवन के भाग दौड़ में उतना कौन बनाए, इसलिए हम कुछ भी खा लेते हैं। इसी समस्या का ये आपको देख रहा है मिल रहा है डेटा में भी। शहरीकरण, मध्यम आय वाले देशों में अस्वास्थ्यकर खान पान की आदतें, ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक आहार से फास्ट फूड की ओर बदलाव, बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट द्वारा अस्वास्थ्यकर भोजन पेय पदार्थों का प्रचार। हर 2 मिनट पर यूट्यूब पर आपको देखने को मिलता है तले भुने हुए चीज़ें कि ये खा लो, वो खा लो, क्योंकि हम 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं इसलिए जहर खा लो। यही तो बोल रहे हैं वो, यही बोल रहे हैं वो कि हम 10 मिनट में डिलीवरी कर देंगे, आप ये खा लो। क्यों खाओ भाई? सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप किसी डॉक्टर से ही पूछोगे ना तो यही होता है। सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताएंगे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आप खाइए एक साथ। क्या हमारे खान पान में है? बिल्कुल है। दाल प्रोटीन होता है और चावल कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन लोग आप इसको देखेंगे हीन दृष्टि से देखते हैं कि खराब होता है, चावल खा रहे मोटा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक आहार से फास्ट फूड की ओर बदलाव, बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट द्वारा अस्वास्थ्यकर भोजन का पेय पदार्थ का प्रचार प्रसार। अमेरिका में मीठे चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। क्यों? शुगर की समस्या से बचाने के लिए। अगर आप कोई मीठा चीज़ अमेरिका में खरीदोगे तो वो क्या होता है, उस पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है आपको। स्वास्थ्य जोखिम, मोटापा, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, अन्य बीमारियों का कारण बनता है। बच्चों किशोर में इन बीमारियों का खतरा अधिक है। मोटापे से उपचार लागत बढ़ रही है, जिस कारण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर बोझ बढ़ रहा है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोटापे के कारण और जो डिजीज पैदा हो रहे हैं उससे हमारे हेल्थ सिस्टम पर जोर पड़ रहा है। हेल्थ जो भारत का सिस्टम है उस पर अब दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। भारत मोटापे की स्थिति, भारत मोटापा शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बढ़ा है। मध्यम आय वाले देश में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें भारत, चीन और वियतनाम शामिल हैं। निम्न मध्यम आय वाले देशों में मोटापा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। समाधान और नीतिगत सुझाव, कृषि और पारंपरिक खान पान को बढ़ावा देना। जो आपके पारंपरिक खान पान थे ना, कोई कितना भी उसको हीन बोले, खराब बोले, आप वही खाओ, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बाहर जाकर चीज़ें जो आप खाते उसी से आपका नुकसान होता है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर आपका शरीर 1000 कैलोरी को खपत कर रहा है और आप खा रहे हैं 2000 कैलोरी के बराबर में, बैठ के बस ठूसे जा रहे हैं, तो आपका शरीर पर ही लगेगा। जितना आप खपत कर रहे हैं उतना ही खाइए, या शरीर से कुछ हरकतें कर लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए, दौड़ लीजिए, टहल लीजिए। बैठ के रील देखने से अच्छा होता है। तो शरीर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कैलोरी ज़्यादा खपत हो जाएगा और मोटापा नहीं आएगा। अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर कर, यही चीज़ है जो मैंने आपको पहले ही समझाया कि यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रियों में मीठे चीज़ों पर ज़्यादा कर लगाया जाता है ताकि वो महंगा हो जाए और लोग उसको खाने से बचें, है ना। मोटापे को रोकने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नीतियां बनाना, मोटापे को रोकने के लिए नई दवाओं और उपचारों पर निवेश, जीवन शैली में बदलाव करना, जागरूकता पैदा करना। स्कूल लेवल से अगर आपको ये बताया जाएगा कि ये चीज़ें जो आप खा रहे हो बैठ करके ये खराब है और ये चीज़ें सही है, तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। जब बचपन में कोई चीज़ सिखाया जाता है तो आपकी जीवन शैली सही हो जाएगा। मोटापे को रोकने की नीतियाँ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अपर्याप्त हैं। भारत में कोई नीति है ही नहीं। दवा उपचार की लागत अधिक है, गरीब आबादी के लिए सुलभ नहीं है। मोटापे की रोकथाम के लिए जागरूकता और शिक्षा की कमी है। यूपीएससी के लिए प्रासंगिक पॉइंट आप समझ सकते हैं कि मोटापा एक उभरता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। इस सवाल को नोट डाउन कर सकते हैं, जो नीति निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है जिसका निवारण शीघ्र अतिशीघ्र हमें करना चाहिए। अगर आपसे बीपीएससी मेंस में हो सकता है सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में मोटापे को भारत में स्वास्थ्य ढांचे पर एक बोझ बताया है, इसके बारे में कमेंट कीजिए या इसके बारे में कारण और परिणामों को और चुनौती समाधानों को लिखिए। तो इस प्रकार के सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर आपके पास में पॉइंट्स होने चाहिए। अब देखिए कि हमने पढ़ा यहाँ पर क्या, मोटापा जो किससे बनता है, सामान्य तौर पर अत्यधिक सेवन से बनता है। कुछ लोगों में बीमारी भी होती है। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत कम खाते हैं लेकिन उनका शरीर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है, तो ये बीमारी भी होती है, लेकिन वो बहुत कम लोगों में होती है। अब अगला टॉपिक देखिए क्या है,
डिफिशियंसी भारत में पोषण की कमी के कारण से भारत सरकार गवर्नमेंट लुक टू डेवलप स्मार्ट प्रोटीन। भारत सरकार स्मार्ट प्रोटीन डेवलप करने की सोच रही है पोषकता की कमी के कारण से। एक ही दिन का न्यूज़पेपर, दो न्यूज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ। इससे क्या दिखता है? भारत में असमानता, किस चीज़ की असमानता? आर्थिक रूप से असमानता, सामाजिक रूप से असमानता भारत में कितना ज़्यादा विद्यमान है, वो दो न्यूज़ में आपको देखने को मिल गया। जहाँ एक तरफ लोगों को सही प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, वैसे ये भी हो सकता है कुपोषण के कारण भी मोटापा कई बार हो सकता है। सही पोषण लेने से भी शरीर फिट रहता है। तो इसको भी जरा हम लोग देखेंगे डिटेल में इसको न्यूज़ को। भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी घरेलू आहार की कमी को पूरा करने के लिए स्मार्ट प्रोटीन विकसित करने पर काम कर रहा है कि स्मार्ट प्रोटीन विकसित किया जाए। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य प्रणालियों से उत्पन्न होने वाली चुनौती जैसे कार्बन उत्सर्जन, संसाधनों का अति उपयोग, खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और जूनोटिक रोगों को कम करना है। इसका उद्देश्य कि पारंपरिक जो खाद्य प्रणाली है उसमें कई सारी चीज़ें अछूता रह जाता है। दाल से आपको प्रोटीन मिलता है, लेकिन कितना लेना है कितना नहीं लेना है, सभी लोग क्या दाल खा भी पा रहे हैं कि नहीं? इसके कारण से भारत सरकार को लग रहा है कि फूड में डिफिशियंसी हो रही है, पोषकता में डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है। आपको हर चीज़ लेना पड़ता है, अगर आप वो नहीं लेंगे तो मल्टीविटामिन की फिर गोली खानी पड़ती है। तो भारत सरकार सोच रही है कि पारंपरिक जो खाद्य प्रणाली है जिससे कार्बन उत्सर्जन, संसाधनों का अति उपभोग, खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, जूनोटिक रोगों जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, उनको कम किया जाए और पोषकता को समाहित किया जाए फूड चेन में। इसको लेकर स्मार्ट प्रोटीन बनाने का काम कर रही है। स्मार्ट प्रोटीन ऐसे प्रोटीन स्रोत हैं जो पर्यावरण के अनुकूल, किफ़ायती और प्रभावी होते हैं। स्मार्ट प्रोटीन के ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे पर्यावरण का भी नुकसान ना हो और वो किफ़ायती भी हो। किफ़ायती का मतलब सभी उसको परचेज भी कर सके, सभी तक उपलब्ध भी हो जाए और प्रभावी भी हो, वो उनका इम्पैक्ट पड़े खाने से, ऐसा ना हो कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा हो। किण्वन आधारित प्रोटीन फर्मेंटेशन ड्राइव्ड प्रोटीन होते हैं। सूक्ष्मजीव, माइक्रोब, शैवाल, बैक्टीरिया और कवक फंगी से जो प्रोटीन उत्पन्न होते हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। पौधे और किण्वन आधारित प्रोटीन का संयोजन भी बनाया जा सकता है और इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपको आयरन की गोलियां याद हैं? पहले मध्य विद्यालय में जहाँ पर हम लोग पढ़ते थे वहाँ पर जब मिड डे मील चलता था तो उसमें आयरन की गोलियाँ बांटी जाती थी, पोषक वाले कैंडी बांटे जाते थे, टॉफ़ी वो बांटे जाते थे। आपको याद है क्या? आपके स्कूल में मिला है क्या? तो सरकारी स्कूल बांटे जाते थे। तो पहले भी इस तरह की चीज़ें की गई दूसरी चीज़ों को लेकर, अब किसको लेकर हम कर रहे हैं? प्रोटीन को लेकर की गए हैं। उद्देश्य महत्व क्या है? स्मार्ट प्रोटीन का लक्ष्य मांस के विकल्प के रूप में प्रोटीन उत्पादन को बढ़ाना है जो लागत प्रभावी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो। या पारंपरिक मांस उत्पादन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करेगा। अनुसंधान में पौधे और किण्वन आधारित प्रोटीन को बेहतर बनावट, स्वाद, पोषण के लिए विकसित करना शामिल है। देखिए, मांस उत्पादन जो है ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही नुकसानदेह है। आप ये सोच रहे हो क्या हो गया? 1 केजी चिकन को तैयार करने में काफ़ी सारे संसाधनों का उपयोग हो जाता है। एक अच्छे खासे बड़े जानवर को तैयार करने में बहुत बड़े स्तर पर संसाधनों का उपयोग हो जाता है। इससे क्या होता है? मीथेन का उत्सर्जन भी वो खूब बड़ी मात्रा में करते हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान होता है कहीं न कहीं और इसका आउटपुट भी कम मिलता है और सभी लोग इसको ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो भारत सरकार उसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की रणनीति बायो E3 यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देना। बायो E3 जो नीति है ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि मेंस एग्जामिनेशन को लेकर बायो E3 जो आपको PDF मिला होगा उसमें भी होगा, ढूंढिएगा। इसको ढूंढने में हो सकता है समय लगे या मैं ही दे दूंगा। कृपया इस नीति को पढ़ करके जाएं। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कुछ दिन पहले ही आई थिंक जनवरी में भारत सरकार ने इसको क्या किया, शुरुआत किया है और ये शानदार नीति है और मेन्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक टॉपिक है ये।
वैज्ञानिकों ने आवेदन मंगवाकर प्रोटीन उत्पादन को बढ़ाने और इस क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित किया है। सूक्ष्म जीव आधारित प्रोटीन यानी कि एल्गी और वो सब चीज़ें जो अभी मैंने बताया, शैवाल, इन पर आधारित प्रोटीन जो है उनको खाद्य प्रणाली में शामिल करना, जीन एडिटिंग के माध्यम से उत्पादन बढ़ाना, उप उत्पादों और अवशिष्टों को कम करना, एलर्जी और विषाक्तता को हटाने की प्रक्रिया में सुधार करना, ग्लूकोज के किण्वन अन्य स्रोतों से प्रोटीन का उत्पादन करना। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्मार्ट प्रोटीन पारंपरिक मांस उत्पादन की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होंगे और इन पर संसाधन भी कम खपत होगा। यह अनुसंधान कीटनाशक अवशेषों, एलर्जी और पोषक तत्वों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करेगा और एलर्जी वगैरह चीजें भी नहीं होंगी। प्रोटीन कोशिका संवर्धन, सेल कल्चर पर आधारित अनुसंधान भी शामिल है जो मांस उत्पादन के जानवरों को पालने और वध करने की आवश्यकता को खत्म कर देगा। किसी को मार कर कैसे खा सकते हो यार, ये अजीब ही लगता है। तो ये चीज़ भी एक समस्या है। हो सकता है आप खाते हो, मैं आप पर रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं नहीं करता ये चीज़ें। चुनौतियां, बड़े पैमाने पर उत्पादन को लागत प्रभावी बनाना एक प्रमुख चुनौती है। मांस की बनावट और स्वाद की नकल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ओरिजिनल और जो आप लैब में तैयार करोगे उसमें तो डिफरेंस होंगे ही। उपभोक्ताओं के बीच स्वीकार्यता को बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती होगा। लोग खाएंगे कि नहीं, इसका एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। यूपीएससी के लिए क्या हो सकता है, या पीसीएस के लिए विषय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सतत विकास से संबंधित ये इशू हो सकता है। वहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में इसको ऐड कर सकते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार ने सतत प्रोटीन बनाना शुरू किया है, जिसको क्या का नाम दिया गया है, स्मार्ट प्रोटीन। जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नीतियों के संदर्भ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं। और बायो E3 नीति को कृपया करके, जिनका मेंस है अगले महीने है, होली दिवाली आता रहेगा गुरु, मेंस है अगले महीने आपका, तो इस टॉपिक को या अन्य टॉपिकों को सर्च कीजिए और उसको नोट डाउन करके अलग से रख लीजिए। भारत सरकार की दीर्घकालिक नीति है, आज मैं आपको दूंगा योजनाएं बनाकर, अभी ही दूंगा, 1 घंटे बाद ही दूंगा। कृपया इसको अच्छे से पढ़ के रख लीजिएगा। बायो E3 नीति मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरे न्यूज़पेपर डिस्कशन में शायद आपको ये वीडियो ना मिले, हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा ढूंढ कर दे दूं या आपको टॉपिक ही दे दूं पूरा। ओके, तो ये भी एक टॉपिक था आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने वो डाल दिए हैं सारे MCQ, तो वो PDF ग्रुप में आपको जब PDF दूंगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। यूट्यूब से आप ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी PDF के लिए। ज्वाइन करके मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, 199 का ज्वाइन कीजिएगा। अगर केवल PDF चाहिए हो तो आपको PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।